अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद का तरनौल जलसा मुलतवी कर दिया। कल ये जलसा मुनक्किद होना था जिसके लिए काफ़ी हाइप क्रिएट की गई थी। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा था, लेकिन ऐन सुबह के वक्त 7 बजे एक गैर मामूली मुलाकात हुई आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर की इमरान खान साहब से, जिसके बाद उन्होंने जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। और आज इमरान खान साहब ने जेल में इससे मुतालिक बात करते हुए कहा है कि इस बात का खदशा था कि इंतशार हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये जलसा मुलतवी किया। लेकिन साथ ही साथ एक दफ़ा फिर उन्होंने बड़े क्लैरिफाई तरीके से ये कह दिया है कि अब 8 सितंबर की जो तारीख़ है उस दिन जलसा किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा, और वो काफ़ी खाइफ भी नज़र आए जलसा मुलतवी होने के हवाले से। तो ये सारी सूरत हाल पर ज़ाहिर है हुकूमत भी सोच रही है कि ये किस तरह से मुलाकात हुई और किस तरह से ये जलसा मुलतवी हुआ। क्या इसके पीछे हुकूमत की ही कोई कोशिश थी, या फिर कहीं ना कहीं राब्ते बहाल हो गए हैं PTI के साथ, उसका ये शाखसाना है। वजह जो कोई भी हो, लेकिन वो जलसा जो अगर हो जाता शायद उतना ज़्यादा मीडिया पर डिस्कस ना होता, जबकि वो नहीं हुआ तो पिछले 2 दिनों से ये मीडिया पर डिस्कस भी हो रहा है कि जलसा क्यों नहीं हुआ। तो क्या अहदाफ हासिल हो गए, और क्या अब कारकुन जो मायूस बैठे थे दोबारा उसी ज़ोरों शोर से अगले जलसे के लिए आएंगे? ये आम सवालात हैं, और इन जलसों से फिर हासिल क्या होगा। इसके साथ साथ PTI ऑपोजिशन से इत्तेहाद बनाने के लिए भी दोबारा से मुतहरिक हो चुकी है, और मौलाना फजल रहमान साहब के एक वफ्द से उनकी मुलाकात भी तय हो गई है। क्या मौलाना साहब अगरचे अनाउंस कर चुके हैं कि वो किसी इत्तेहाद में जाने के लिए अब नहीं सोच रहे, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू इस हवाले से भी हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, जिसमें लग रहा है कि दोनों फिर से एक पेज पर हैं, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए हैं, और बज़ाहिर फिर ऐसा लग रहा है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो इकट्ठा ही नज़र आ रहा है। इससे पहले जो कुछ शिकवे शिकायत सामने आए थे वो भी कहीं फ़िलहाल खामोश हो गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इसके हवाले से भी बात करेंगे, और आखिर में फिर कुछ मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से भी बात होगी। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद के खासतौर पर आज खुशामदीद कहते हैं नईम हैदर पंजोथा साहब को, आज हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। PTI के सीनियर रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका पंजोता साहब। मुझे ज़रा सा मौका दीजिएगा, मैं इमरान साहब की कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी लूँ और फिर आपकी तरफ भी आते हैं। इमरान साहब, आज जलसे के हवाले से जो है वो काफ़ी गुफ्तगू रही कल से, बल्कि जब से जलसा मुलतवी हुआ। आपको लगता है कि ये जो इस अंदाज से बात हो रही है कि कोई ख़ास एहतमाम किया गया एक मुलाकात का और जलसा मुलतवी हुआ, कोई ख़ास पैगाम गया है, तो इससे क्या समझा जाए? क्या PTI के साथ कहीं कोई राब्ते बहाल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, इस मौजू पे बात करने से पहले मैं आज ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबारक सानी केस के हवाले से, कि जो पैराग्राफ्स उसमें हज़फ किए गए हैं एक बड़ा खुश आइंद इक़दाम है। और देखें, इसकी अभी अब तारीफ़ भी कर दी चाहिए, क्योंकि जब ये फ़ैसला सुनाया गया था तो उस वक्त पूरी कौम में एक परेशानी की लहर आई थी, और हमने यहाँ भी खुद भी डिस्कस किया था, पार्लियामेंट में भी अवामी नुमाइंदों ने भी बिल्कुल। देखिए, मसला ये कि अकीदा ख़त्म नबूवत जो है ना वो दीन इस्लाम की बुनियाद और असास है, और कोई भी मुसलमान जो है उस हवाले से आपको पता है कि बहुत ही इसके बगैर तो हमारा ईमान है कि ईमान कामिल हो ही नहीं सकता। तो ये जो मामला है इसमें कहीं पे भी इफ्स एंड बट्स की बिल्कुल गुंजाइश भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक बेचैनी पैदा हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात सुन भी ली, पार्लियामेंट की बात का भी असर लिया, और फिर उलमा किराम को बुला के और मुफ्ती पहले नहीं कर लेना चाहिए था, क्योंकि पहले फैसला आया, फिर नजरसानी भी हुई, उस वक्त ये चेंज नहीं किया गया फैसला, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी नजरसानी की गई जो कि एक खुद अपने आप में एक डिफरेंट मिसाल है, और फिर उसके बाद उलमा की राय भी शामिल की गई, और उसके बाद ये कि तो अगर ये बेहतर नहीं होता कि चीफ जस्टिस साहब पहले ही इस मामले के ऊपर उलमा से मुशावरत कर देखें, ये तो सबसे बेहतर होता कि पहले ही हो जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चले कम से कम अब ही हो गया, और ये मामला जो है खुश उसलूबी के साथ हल हो गया। अब आ जाते हैं मुल्क की सियासत के हवाले से जो आपने बात की। तो देखिए, मामला ये है कि मैं ये नहीं समझता कि बाकायदा PTI के राब्ते शुरू हो गए हैं। अच्छा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि PTI के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉपर राब्ते हैं,
और उनमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी सरे फहरिस्त हैं। वो उन चंद चीदा लोगों में शामिल हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इवन हुकूमत के साथ भी रवाबित हैं और होने भी चाहिए। देखिए उनके पास वो केपी के वजीर आला हैं, बड़ा अहम ओहदा है उनके पास, लिहाजा उनका होना भी चाहिए। तो ये जो सारा मामला हुआ है जलसे का, जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब बढ़ के मार रहे थे ना, अच्छा आपको मैं ये बता दूं कि कोई माई का लाल हमें रोके या किसी के बाप में इतनी जुर्रत नहीं है। आप यकीन करें सर पे कफन भी बांध, कफन तो बांधा था, लेकिन उस वक्त भी ये राब्ते में थे। उस वक्त ये मामला ऑलमोस्ट जो है तय हो चुके थे। अच्छा। यही वजह है कि जब ये मामला सारे हल हुए और उसके बाद आप देखें, हम ये तो कहते हैं कि बड़ा जोश था, वलवला था, चीज़ें थी, लेकिन क्या पीटीआई ने 5वीं बार ये जो जलसा मंसूख किया, इस जलसे की तैयारियां उस तरह से की गई थी। जलसा सिर्फ ये तो नहीं होता कि अनाउंस हो जाए, और लोगों में बड़ा जोश था, वलवला था जी, मान लिया पूरा पाकिस्तान उस जलसे में ही जा रहा था, लेकिन वहाँ स्टेज की क्या पोजीशन थी, वहाँ कुर्सियों की क्या पोजीशन थी, वहाँ लाइटिंग का क्या इंतजाम था, ये सारी चीज़ें भी गौर तलब हैं। लिहाजा ये बात तय है कि ये बातें पहले से तय हो गई थी। बाकी आगे बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है कि सुबह 7 बजे या 7:30 बजे बगैर किसी के कहने पे तो मुलाकात हो ही नहीं सकती। नॉर्मल तो बात नहीं है, उस वक्त तो जेल के दरवाजे भी नहीं खुले होते। और फिर आजम स्वाति साहब की एकदम से इस तरह की एंट्री, और आजम स्वाति साहब का भी माजी अगर आप देखें तो माशाल्लाह से भरपूर जो है ना वाक़यात से बड़ा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे अमल को खासा धुंधला करती हैं, जो वक्त के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, लेकिन इसमें आपको नजर क्या आ रहा है, क्या पीटीआई की आदत खुद जलसा नहीं करना, या उनको ये बताया गया कि आप ये जलसा ना करें, कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बन सकती है, इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब भी कन्विंस हुए और आगे से फिर बाकी जो चीजें थी लाइनअप की गई? मुझे दोनों चीजें लगती हैं। दोनों ही लगती हैं। हाँ जी, क्योंकि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई का भी आप देखें मोराल अब वो नहीं है। अच्छा? लेकिन हाँ जी, लेकिन उसके बाद ये जो कारकुन की जो आपने बात की, उसमें मजीद ये मायूसी होगी। पीपल तहरीक इंसाफ को अब कोई ना कोई शो इस तरह से करना होगा कि जिससे उसका कारकुन चार्ज हो। ठीक है, पंजोता साहब से पूछते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। काफ़ी हद तक तो आज चीज़ें खान साहब ने भी बताई हैं, लेकिन पंजोता साहब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ज़रूर सब बात कर रहे हैं कि एक तरफ वो मामलात तय कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदे रखने वाले लोगों से, और दूसरी तरफ फिर हम ये देखते हैं कि वो कारकुनों के लिए बड़कें भी खूब मार रहे होते हैं और उनका जोश वलवला भी गरमा रहे होते हैं। तो ये क्या चक्कर है? अगर पहले से तय हो गया था ना, आप लोगों ने एक रात पहले तक स्टेज बनाया ना, तैयारी की, तो फिर कारकुनों को एंड टाइम पे बता के ख्वार करने का क्या मकसद है? लेकिन बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश साहब ने मौका दिया। पहली बात तो ये किस बात का मुझे खुद बड़ा अफसोस है, मैं बड़ा खुद इस हवाले से कंसर्न था, और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरह वर्कर्स के अंदर मायूसी थी, हम भी इसी तरह से परेशान थे। और खान साहब के हवाले से भी आपने देखा सुना कि खान साहब भी उस हवाले से परेशान थे कि ये मुलतवी नहीं होना चाहिए था, लेकिन खान साहब को मजबूरन मुलतवी करना पड़ा। वो किस वजह से करना पड़ा, वो आपके सामने सब तमाम हकायक लेकर आए। सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि मुल्क के अंदर खान साहब ने कभी भी नहीं चाहा कि आग लगाई जाए, अनारकी पैदा की जाए, कोई ऐसा जलाव किया जाए, घराव की जाए, किसी बिल्डिंग को आग लगे, कोई शहीद किया जाए, किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि 9 मई वाला पहला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो हमारे ऊपर किया गया था, तो ये खान साहब नहीं चाहते थे कि दोबारा इस तरह। तो नंबर 3 बात यह है कि मुल्क के अंदर आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो खत्म नबूवत है उसके हवाले से जो मजहबी जमातें हैं वो इस्लामाबाद में आई हुई हैं। तो इस चीज़ को भी देखी हुई श्रीलंका की टीम है, और जहाँ पर रियासत पूरी लगी हुई है, मोटर भी बंद कर रही है, कंटेनर भी लगा रहे हैं, 25,000 एहलकार आ गए हैं रास्ता रोकने के लिए, अवाम का रास्ता रोकने के लिए, जो अपने हक के लिए निकले, जो चाहते हैं मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको रोकने के लिए कंटेनर लगाया गया, और सिक्योरिटी मुकम्मल तैनात है। सिक्योरिटी वैसे नहीं दी जा सकती। वैसे सिक्योरिटी का जो मामला है ना, वो कहा जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है जिसकी वजह से हम आपकी एनओसी कैंसिल कर रहे हैं। तो उनकी बदनीति के ऊपर तो कोई बात नहीं करता कि आप एन मौके पर किस वजह से आप जो है कैंसिल कर रहे हैं। पहले आप जाकर कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हैं कि आप जलसा कर लें, फिर आप एन मौके के ऊपर जब आप देखते हैं कि सुबह जो है वो काफिले जो है वो कुछ आ गए और कुछ रास्ते में आए या सुबह आएंगे, तो आप एन मौके के ऊपर कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से कैंसिल करते हैं क्योंकि फार्म 47 का जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है वो हुक्म देता है, और उनके जो पीछे अंडर वो हुक्म देते हैं कि आप इनको जलसे की इजाजत ना दें। लेकिन कोर्ट में जब आप जाते हैं
तो आप जो है वहां पर कहते हैं कि ये जलसा कर लें। रोकते इसलिए हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर जो डाका डाला गया है उसे एक्सपोज लेकिन ये वजूहत तो दोबारा भी बन सकती है ना पंजोता साहब। अब 8 सितंबर को भी अगर कोई और आके बैठ जाए जलसा करने के लिए, धरना करने के लिए, या यही खतरात दोबारा से आ जाएं कि कोई दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता थ्रेट है, ये वो, तो ये चीज़ें तो फिर 8 सितंबर को भी हो सकती हैं। तो फिर इस तरह तो आप लोगों को हमेशा वो यही टफ टाइम देते रहेंगे, तो इसका मतलब आप लोग जलसा नहीं करेंगे। देखें, रियासत का काम ये होता है कि अवाम के हकूक़ की प्रोटेक्शन करना, अवाम की हिफाजत करना। जहाँ पर TLP है, जमात इस्लामी है, इस्लामाबाद के अंदर बैठें, जलसे करें, धरने दें, सारा कुछ करें, उनके ऊपर कुछ नहीं किया जाता, उनके ऊपर कोई कलगन नहीं है। वहाँ पर सिक्योरिटी भी दी जाती है, वहाँ पर जाकर फार्म 47 वाले उनके साथ स्टेज के ऊपर भी खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जब जलसा करती है या रैली करती है या अनाउंसमेंट करती है 14 अगस्त, अब 14 अगस्त को इनको कौन सा खतरा था जब लोग निकलते हैं सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर, या वहां पर जो है वो पाकिस्तान का झंडा लेकर, उसके ऊपर भी कदगन है, उसके ऊपर भी पाबंदी है। उस दिन भी 14 अगस्त को लोगों को उठाया जा रहा था। अगर हम फलस्तीन के हक में निकलते हैं तब भी उठा लिया जाता है। अगर इनको थोड़ा सा पता चल जाए कि इसका ताल्लुक PTI से है तो पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है। पुलिस को आपने इसलिए लगाया हुआ है कि आप जाकर झंडे लोगों से छीने, और वहां पर शहीद हुए हैं पुलिस वाले जिनकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी से आप हटाकर उनको उस तरफ लगा रहे हैं, और खुद जो है आप प्रोटेक्शन जो है वो आपकी उस तरफ तवज्जो ही नहीं है कि कैसे जाना है, कैसे प्रोटेक्शन दी जानी है। नहीं मैदर साहब, होता है फिर यही मामला होता है। नहीं मैदर साहब, ये तो आपकी बातें अगर सारी भी दुरुस्त मान ली जाएं तो चले, हुकूमत तो आपकी मुखालिफ है ही, उसने तो ये करना ही करना है, मान लिया। लेकिन आपके इत्तेहादी भी अब आपसे नाराज़ हैं, वो भी कहते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी कहते हैं जी हमें तो इत्माद में ही नहीं लिया। तो आपको ये तो चाहिए था ना, उन्हें तो इत्माद में ले लेते कम अज़ कम। देखें, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल एतमाद में लेना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि ये जो ऐसी सूरत हाल हुई कि अचानक से खान साहब को सारी चीज़ें जब पहुंची तो रात को 1 बजे जैसे कॉल की गई और कहा गया कि आप आइए, क्योंकि कन्वर्सेशन कोई ये तो नहीं था कि फ़ोन के ऊपर खान साहब ने उनसे बात की हो कि प्लीज़ जो है मामला ये है इस तरह से, क्योंकि अगर फ़ोन के ऊपर बात होती तो फ़ोन के ऊपर ही खान साहब ने कह देते। मैसेज भिजवाया गया, तो जब मैसेज भिजवाया गया और मैसेज के जरिए खान साहब के पास बुलाया गया तो खान साहब से जाकर ये मिलने के बाद खान साहब ने सारी बात उनके सामने रखी और उनको कहा कि आप जाकर ये कर दें। किसी सूरत खान साहब भी नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन ये पंजोता साहब मैसेज किसने भिजवाया? अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से मैसेज गया ये कि ये हालात बाहर ये हैं, उन्होंने कहा, या हुकूमत की तरफ से किसी ने ये मैसेज दिया? नहीं, हुकूमत की तरफ से नहीं गया, खान साहब की तरफ से मैसेज जो है पहुंचा। किसी और ने कॉल की हो वो मुझे उसका यकीन नहीं है कि किसी और ने भी की हो, लेकिन खान साहब को भी जो रिपोर्ट दी गई है, कौन है जो रिपोर्ट दे रहा था, कौन है जो जाकर कन्विंस कर रहा था, किसने तो हम आपसे पूछ रहे हैं जी कि वो कौन है? सुबह 7 बजे इजाजत दी। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह जो है वो जनाब ये पाबंदी थी वकला के ऊपर, सियासी लोगों के ऊपर कि आप मिल नहीं सकते। मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा, कहते हैं कि आप सियासी बात करते हैं, और उस दिन उमर अयूब और शिबली फराज नहीं जा सके कि आप सियासी बात करते हैं। महदूद कर दिया मुलाकात, और 2 बजे का दिन को टाइम है, जुमरात के दिन ही सुबह 7 बजे जो दरवाजे खोल के मिला रहे हैं वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि आवाम की ताकत इमरान खान के साथ है। कंटेनर लगा दिए, मोटरवे बंद कर दी, सारा कुछ कर लिया, क्रैकडाउन कर लिया, मेरे घर में छापा मारा, हर एक के घर में छापे मारे, लेकिन आवाम जो है वो निकल रही है, आवाम नहीं रुक रही। और आवाम का समंदर इन्हें पता था कि इस फार्म 47 की हुकूमत को, नाजायज हुकूमत को बहा के ले जाएगा। ये इनको जो है जो इलीजिटिमेट गवर्नमेंट है ये किसी सूरत टिक नहीं पाएगी। और आवाम का समंदर जब इन्होंने देखा कि ये हमसे बाहर, हमसे काबू से बाहर है, जो कहते थे, जो दावे करते थे कि अवाम जो है इमरान खान के साथ नहीं, ये अवाम डर गई है, ये हमने डरा ली है, वो फिर क्यों गए? तो 8 सितंबर को भी इतने ही लोग निकलेंगे? क्योंकि कारकुन तो बड़े गुस्से में गए हैं वापस के, इन्होंने क्या मजाक बना लिया है, हमेशा हम पेट्रोल जला के आते हैं इतना दूर सफर करके, फिर हमें वापस भेज देते हैं। तो अवाम तो बड़े मायूस हुए क़यादत से। तो आपको लग रहा है कि ये वापस दोबारा 8 सितंबर को आएंगे इस जोश जज्बे के साथ, जो कॉल आपके बड़े जोश जज्बे से आ रहे थे? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। हमने 8 तारीख को जलसा जो है रखा है, और 8 तारीख को जो एक प्लान हमारी तरफ से, कमेटी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक जारी किया जाएगा, टाइमिंग वगैरह, शेड्यूल वगैरह तमाम MPAs MNAs को बताया जाएगा। तो हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, क्योंकि इस दफा हमने कहा है कि ये आखिरी टाइम था जब हमने मुल्क की खातिर कंप्रोमाइज किया, जब हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर दोबारा 9 मई और खान साहब के ऊपर मुकदमा, तमाम वर्कर्स के ऊपर लोगों को शहीद किया जाए। जो ये प्लान बनाकर बैठे थे, आपने देखा कि पूरे मुल्क में सर ये सारी बात बड़े दहशतगर्द आ रहे हैं, या इंडिया की फौज जो है वो पाकिस्तान में हमला कर रही है, अपने लोगों को। सर ये पंजोता साहब, ये सारी बातें शेर अफजल मरवत साहब ने की थी, उन्होंने भी ये सारी बातें की थी जो आप आज कर रहे हैं कि इस जलसे के हवाले से, कि मैं देखूंगा
कौन आता है, और अगर 9 मई जैसा वाकया होगा तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा, ये सारी बढ़ के उन्होंने भी मारी थी, सब बातें ये की थी। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? वो खुद पुलिस से कहते रहे आओ मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गाड़ी में बिठाओ, मुझे लेके चले जाओ। तो ये फिर अगर बातों में और अमल में इतना फर्क होगा तो फिर तो कारकुन बायूस होगा। नहीं देखिए, शेर अब्दुल मरवत साहब ने खुद को तो नहीं इस तरह से गिरफ्तार कराया। क्या मुझे सर वीडियो है, वीडियो उस वक्त भी देखें, उस वक्त भी टाइम था, ये उससे पहले भी टाइम था, क्योंकि जब अनाउंसमेंट किया गया उससे 2-3 घंटे बाद वो गिरफ्तार हुए। ये उसके बाद जब निकले हैं, घंटा 1.5-2 घंटे रहे, उसके बाद कोई ये नहीं था कि कोई रात हो गई थी, बल्कि दिन ही था। तो उन्होंने आते हुए यही कहा, क्योंकि खान साहब का हुक्म है और खान साहब का हुक्म जो है हमारे सर आंखों पर है, तो हम नहीं चाहते, क्योंकि खान साहब ने जो देखा है, जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं, और खान साहब का डिसीजन ये है कि हम एक पुरअमन जमात है, हमारी 28 साल जो जदोजहद है वो पुरअमन जदोजहद है। और उन्होंने ये साबित किया, उस दिन साबित किया कि वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो अमन की फजा रहनी चाहिए, पुरतशद्दुद फजा नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने साबित किया कि उस दिन भी हम पुरअमन थे और हमें पुरतशद्दुद किया गया। लेकिन ये एक आईनी हमारा हक है जलसा करना, जुलूस करना, और हम आईनी हक जो है वो 8 तारीख को अपना हासिल करेंगे। और अगर इन्होंने एनओसी जो अभी दी है और दोबारा कैंसिल की जाएगी तो ये तीसरी दफा होगी। तो ये बदनीति के ऊपर पहले भी मबनी है। मैं इस पे आती हूं और मैं ये भी आपसे पूछती हूं कि आखिर क्या वजह है कि लाहौर जलसे की भी अभी तक कोई बाज़गाश्त उस तरह नहीं आ रही। मैं इस पे भी आपका जवाब लेती हूँ, लेकिन मुझे चूंकि आपने काफ़ी चीज़ें हुकूमत के लिए भी तनकीद भी किया और उनके लिए सवाल भी रखे, मैं इमरान साहब आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आखिर हुकूमत भी एक जलसे से इतनी खौफजदा क्यों होती है? जैसे हमने देखा कंटेनर्स लगा दिए, पकड़ धक्कड़ शुरू हो गई और एक माहौल, फिर जलसा रुकवाने की कोशिशें, एनओसी मनसूख। आखिर एक जलसा अगर वो आके कर भी लेंगे तो इतनी क्या क़यामत आ जाएगी? सवाबी का भी जलसा हुआ था, करके सब घरों को चले गए थे, अगर इस्लामाबाद में भी वो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना खौफजदा क्यों है हुकूमत जलसे से? देखिए समीना, बात ये है कि हुकूमत खौफजदा हो के या इस तरह के इकदाम करके अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसकी बुनियादी वजह के देखें, अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं, अगर हम जमहूरी अमल को जारी रखने की बात करते हैं, अगर हम ये इस तरह के दावे करते हैं, तो फिर हमें तमाम सियासी जमातों को, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, या हुकूमत में शामिल कोई जमातें, तमाम सियासी जमातों को मसावी जो है वो मौके मिलने चाहिए। अगर जमात इस्लामी धरना दे सकती है, उसको इजाज़त मिल सकती है, अगर दूसरी जमातें कर सकती हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलना चाहिए। लेकिन वो इस बात पे हर दफ़ा हुकूमत की तरफ से ये प्ली ली जाती है जी, क्योंकि 9 मई को ये वाक़या हो गया था और अभी तक वो 9 मई इनके माथे से उतरा नहीं, वो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो इसमें ये मसाइल होंगे। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि ये दोबारा 9 मई का वाक़या करेंगे तो आप अपना इंतज़ाम ऐसा करें कि अगर कोई ऐसी हरकत करने लगे तो उसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लें। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में आए और उनको रोक लें। कि ये तो नहीं है कि अब आप इतना बेबस अपने आप को समझना शुरू कर दें, यानी अगर एक बंदा कोई जुर्म ना भी करे तो आप इसलिए उसे सज़ा देना शुरू कर दें कि भाई ये जुर्म कर ना ले। ऐसा किसी मुआशरे में होता नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, अगरचे मेरे भाई नईम हैदर पंजोता साहब को शायद मेरी बात को इतनी पसंद ना आए, पीटीआई का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि उसमें अमलन ग्रुपिंग हो चुकी है। अमलन पीटीआई जो है इस वक्त उसमें पोस्ट इमरान खान क़यादत की जंग शुरू हो चुकी है, और उसमें आप देखें अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी और जो सारे अवामिल दूसरे हैं वो सब इसमें हैं। अब कि जी अगर इमरान खान साहब की रहाई नहीं होती, क्योंकि अब उन लोगों को भी ये कहीं ना कहीं यकीन होते जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो अभी उनकी रहाई अभी जो है ना हनूस दिल्ली दूरस, तो उसमें अब कौन संभालेगा। मैं तो ज़ाती तौर पे बतौर एक सहाफ़ी के और बतौर फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि अलीमा खान साहब जो हैं, अलीमा खान साहबा इस वक्त इमरान खान कि अगर आप ये समझे ना कि उनकी सही तर्जमान इस वक्त कौन है तो अलीमा खान साहबा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही दिनों में आप ये देखें भी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अलीमा खान साहबा को बाकायदा इस काम, लेकिन खान साहब तो इस चीज़ के ऊपर कह चुके हैं ना कि वो ये नहीं समझते कि बाकी पार्टीज की तरह वो भी अपनी फैमिली पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दें, इस वजह से वो पहले भी उनको नामजद नहीं कर रहे थे। लेकिन हालात की वजह से आप देखें पार्टी बचानी भी तो है ना। ठीक है पंजोता साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? अलीमा खान साहिबा ने भी पार्टी की क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि
लग रहा है कि ये रिहाई चाहते ही नहीं है खान साहब की। जब जलसे की बात आती है तो ये उनकी तरफ देखते हैं, वो क्यों कहेंगे भला कि मेरे लिए बाहर निकलो। तो ऐसा लग रहा है कि वो भी पार्टी क़यादत पर उस तरह से एतमाद नहीं कर रही, और ये और भी बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पार्टी क़यादत खुद नहीं अंदर से चाहती। देखिए, बात यह है कि पार्टी क़यादत को कोई इशू नहीं है। पार्टी क़यादत बिल्कुल आपस में तमाम लोगों का इत्तेफाक है। अगर किसी का कोई एक इख्तलाफ हो भी राय का इख्तलाफ हो सकता है, और ये एक सियासी अमल है और जमहूरियत का हुस्न है कि आपको किसी की राय से इख्तलाफ हो सकता है। नंबर 2 बात यह है कि सब जो है इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि उनका लीडर इमरान खान है। कोई ऐसा बंदा दिखा दें जो कह रहे हो कि हमारा लीडर इमरान खान नहीं है। नंबर 3 बात यह है कि जो ये बात की जा रही है कि पीटीआई क़यादत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए, तो पीटीआई क़यादत क्यों नहीं चाहेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा जो है या हर रुकन या हर कोई वर्कर जो है उसकी वर्थ जो वेटेज है वो इमरान खान साहब के साथ है। अगर खान साहब रिहा ना हो और हम चाहते हो कि खान साहब जेल के अंदर हैं, तो हमारी क्या वैल्यू? आज हम बात करें, आज हम बोल रहे हैं तो खान साहब की वजह से यहाँ पर बैठ रहे हैं, और जब खान साहब बाहर थे तब भी हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तो उनकी वजह से आज लोगों के नाम जो है बड़े बड़े नाम जो बन चुके हैं, खान साहब से तो बड़ा नाम किसी का नहीं, लेकिन जो रिनाउंड फेस बन चुके हैं तो वो खान साहब की वजह से हैं। आज लोग अगर वो जाते हैं और जाकर लोग सेल्फी उनसे लेते हैं तो खान साहब की वजह से लेते हैं। अगर खान साहब ही नहीं होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे फिर क्या बचेगा? ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदा चाहता है कि खान साहब बाहर आए, खान साहब बाहर आए, वो वजीर आजम बने। वो वजीर आजम बनेंगे तो फिर हम सबको प्रोटोकॉल हासिल होंगे ना। अब तो हम FIR ले रहे हैं, अब तो हम कभी अडयाला जेल होते हैं, कभी हाई कोर्ट होते हैं, तो पंजोता साहब खाते हैं, कभी छापे मराते हैं, कभी चादर चारदीवारी का तकद्दुस हमारा पामाल किया जाता है। तो पंजोता साहब फिर आप अलीमा खान साहब की ये गलत फहमी दूर क्यों नहीं करते? वो तो आज उन्होंने बरबला इस बात का इजहार किया है कि जनाब ये नहीं चाहते कि वो आए। देखें, उन्होंने जो बात की है, जब अनाउंसमेंट अचानक से हुई तो डेफिनेटली हर बंदे को दुख था, हर वर्कर कह रहा था, हर बंदा कह रहा था, हर रोज हर शख्स कह रहा था, बल्कि कोर कमेटी के अंदर भी हर बंदा इस हवाले से था कि ये जलसा कैंसिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब फैक्ट्स आए रात को बताया गया। और आज खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसके बाद कोई आपने ऐसी स्टेटमेंट देखी कि पार्टी ने अपनी माँ के ऊपर इन्होंने खान साहब की इजाजत के बगैर कोई ऐसी अनाउंसमेंट की है? नहीं, ऐसा मामला नहीं है। क्योंकि लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि जो उन्हें फीडबैक दिया गया था, जो उनको हालात बताए गए थे, तो वो तो फिर बेचारे अंदर हैं, उन्हें तो नहीं पता एग्जैक्टली बाहर क्या है। जो उन्हें बताया जाएगा, अगर खौफनाक माहौल सुनाया जाएगा तो वो तो यही कहेंगे कि अच्छा भाई फिर ना करो। देखिए, मेरी तो मुलाकात के ऊपर पाबंदी है ना कि आप खान साहब के साथ बैठते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, जब मीडिया से वो बात कर रहे हैं तो आप 7 पॉइंट नोट करते हैं और जाकर मौक़िफ़ देते हैं, व्लॉग बनाते हैं। कोई साफ़ी अगर गलत रिपोर्ट करता है तो आप उसे निगेट करते हैं। आपने सियासी बात नहीं करनी तो हम आपको लॉक करते हैं। तो मैंने कहा जी मैंने तो सियासी बात करनी है, अगर आप मुझे जो है वो पाबंदी लगाते हैं लगा दें, लेकिन मैं गद्दार नहीं बनूंगा और मैं खान साहब का हर मौक़िफ़ बाहर बताऊंगा। नंबर 2 बात यह है कि दौरान समाअत आज उन्होंने खुद भी ये बात की कि रात जो ये जब सवाल पूछा गया कि आपने कॉल की, उन्होंने बताया कि मैंने कॉल की और मैंने बुलाया, इस वजह से बुलाया और इस वजह से हिदायत दी, क्योंकि ये रीजन थी। तो उन्होंने खुद जब बात की है, जहां तक रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल में बात तो खत्म होगी कि इन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की। बल्कि आप ये कह लें कि किसी को मजबूरी बनी, उन्होंने समझा कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत ये जलसा कैंसिल करें, और उसी वजह से मुलाकात अरेंज भी करवाई गई और उसी वजह से इजाजत दी गई। लेकिन फार्म 47 वालों को पता नहीं है, उन्हें तो खबर भी नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मुलाकात क्यों हुई, किस वजह से, किसने करवाई। चलें, आपने ये तस्दीक कर दी कि राब्ते भालू हैं। ये बता दीजिएगा कि मौलाना फजल रहमान के साथ आप लोगों की मुलाकात तय हो रही है, तो पहले भी कई दफ़ा मुलाकातें हुई हैं लेकिन इत्तेहाद में नहीं आते मौलाना, तो मौलाना के ऊपर भी आप लोग कुछ शक कर रहे हैं कि वो भी बस आपके साथ भी खेल रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, या आप मना लेंगे इस दफ़ा उन्हें? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैं अगर क्लियर मौक़िफ़ दूं, दो टोक बात कहूं कि जो हम कहेंगे कि अगर वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़े हों कि चाहते हों कि मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, मैंडेट आवाम को दिया जाए, आवाम की राय का एहतराम किया जाए, तो फिर हम उनके साथ इत्तेफाक भी करते हैं सारी चीजें। अगर वो इस मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे तो डेफिनेटली फिर किसी के डेडलॉक का है, बज़ाहिर तो वो भी यही बातें कर रहे हैं ना, डेडलॉक का है। डेडलॉक नहीं है, हमारी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई नहीं, हमने तो बातचीत भी की है। उनकी तरफ से कहाँ है, किस बात पे इत्तेफाक नहीं हो रहा? नहीं, देखें इत्तेफाक, देखिए हमने कदम बढ़ाया, हमने कहा है कि उन्होंने खुद ही कहा है कि हम अलहदा चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो है अपनी तरफ से एक अलहदा अपनी तहरीक चलाएं, वो उनका अपना फैसला हो सकता है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं अगर वो चाहते हों और हम हमारे साथ या हिस्सा बनना चाहते हो इस मामले के अंदर, तो पहले हमारा अलायंस है 5-6 जमातों का, तो उसमें उनका भी शमूलियत हो सकती है, ऐसा कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा पंजोता साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने गुड गवर्नेंस कमेटी को शकील खान साहब के हवाले से सबूत लाने की
तलकीन की है। तो अगर शकील खान बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ को कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब का मौका बड़ा क्लियर है। मैं अगले दिन बैठा हुआ था तो उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्लैकमेल करेगा हमारी हुकूमत को, केपी में किसी जगह के ऊपर कोई MP है, कोई MNA या कोई, मिसाल के तौर पर अगर मैं वहां पर करप्शन करता हूँ या मैं जो है वो करप्शन करके साथ 10 MPA मिलाकर ये कहता हूँ कि मैं जो है आपको टफ टाइम दूंगा, तो खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि बेशक हमारी हुकूमत जो है हम उस सूरत हाल के अंदर जो है वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। और इसी तरह इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है डेफिनेटली अली अमीन साहब के हवाले से होगा कि अगर वो झूठे साबित होते हैं और लगता है कि अली अमीन साहब का कोई कसूर है तो डेफिनेटली खान साहब उसके ऊपर भी इसी तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि खान साहब जो है वो चाहते हैं कि हमारी जमात जो है जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, जब हम इंसाफ ही नहीं करेंगे और अपने अंदर ही इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर हमने लेकिन पंजोता साहब, माजी में तो बेशुमार ऐसे लोग रहे जो इमरान खान साहब के करीब थे, उनके नज़दीक थे, उनके इर्द गिर्द थे और उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम साबित भी हुए शुगर स्कैंडल में और मुख्तलिफ स्कैंडलों में, लेकिन उनको तो इमरान खान साहब ने दूर नहीं किया। नहीं, मेरा ख्याल में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर शुगर स्कैंडल की बात की जाए, जहांगीर तरीन की बात की जाए तो हमारा किसी वजह से किएगा, और जहाँ पर बात प्लॉटों की जाए वहाँ पर अलीम खान की जिक्र आता है तो वहाँ पर भी खान साहब का मौका क्लियर है कि वो सोसाइटियाँ और जो उसने करप्शन सारा किया था किसी वजह से हुआ था। तो खान साहब तो इस बात के ऊपर बड़ा क्लियर है। लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, देखें, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, हमारी कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर माशी इस्तेकाम आ सकता है। बिल्कुल, ये बात तो अब मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इदारे उनकी तरफ से भी यही बातें सामने आ रही हैं। नहीं मदर पंजोता, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तफसील के साथ हमारे सामने रखा। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक से वापस आकर कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और खान साहब ने जो आज जेल में गुफ्तगू की है तो उन्होंने एक पेशन गोई भी की है और उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब का बैग तैयार है और वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बस ज़रूरी सामान उन्होंने आखिर में साथ लेना होगा। तो इमरान साहब से पूछता है कि मियाँ साहब ने आकर, इमरान साहब एक रिलीफ पैकेज भी अनाउंस किया, उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई, उसके बाद दोबारा वो मरी चले गए और फिर से वो कहीं बिल्कुल गुमनाम से हो गए। अब ये आज इमरान खान साहब उनके बारे में पेशन गोई भी कर रहे थे, और क्या आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस लंदन जा सकते हैं अगले कुछ अरसे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मियाँ साहब गुमनाम हुए होते तो फिर आप और इमरान खान साहब उनका जिक्र ना करते। इसका मतलब गुमनाम तो वो नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो मैटर तो कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये उनका मामला मरी जाने का, तो उन बेचारे वेले बैठे, मरी भी ना जान, गर्मी में ज़रूर बैठ रहे हैं उन्होंने, ठीक है। तीसरी बात, मैं नहीं ये समझता ज़ाती तौर पे कि वो फौरी अभी हालात इस तरह के हों कि लंदन जाएं, क्योंकि यहाँ वफाक में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है। अगर जितनी देर तक उनकी हुकूमत है उतनी देर तक तो मुझे वो जाते नज़र नहीं आते, लेकिन अगर कल कला हुकूमत नहीं रहती या जिस तरह से ये बातें हैं, यही तो बात कह रहे हैं खान साहब भी, उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा है 2 महीने, मैं यही कह रहा हूँ। अब ये जो बार बार वो 2 महीने कह रहे हैं, तो ये सिर्फ खान साहब ही नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 2 महीने बाद टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा, निगरान सेटअप आ जाएगा, ये हो जाएगा, कौमी हुकूमत आ जाएगी। हाँ जी, कौमी हुकूमत आ जाएगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब मामला ये है कि अगर इनमें से कोई चीज़ होती है तो फिर क्या उसके बाद भी तो इलेक्शन होने हैं। तो अगर नवाज शरीफ जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ सब अपना और अपनी जमात का ही करेंगे, इसलिए सियासी तौर पे वो अफोर्ड नहीं करते अब जाना। बाकी अगर अपनी तबीयत की वजह से या अपनी लेकिन वो यहाँ रह के भी क्या सियासत तो नहीं कर रहे वो, अभी नहीं ना कर रहे, लेकिन जब अपोजिशन में आएंगे या उनकी हुकूमत अगर ख़त्म कर दी जाती है तो फिर तो वो आगे सियासत करेंगे। इसका मतलब सियासत सिर्फ अपोजिशन में ही होती है? इस वक्त उनके लिए जगह नहीं है ना। इस वक्त तो देखें, वो पार्टी सरबराह के तौर पे जो मीटिंगें करनी होती हैं वो मरी में मीटिंग कर लेते हैं, बुला लेते हैं लोगों को। आपको याद होगा कि जब वो वजीर मरियम नवाज ही जा रही हैं, आखिरी मीटिंग में तो शहबाज शरीफ साहब तक को नहीं बुलाया। नहीं, आखिरी मीटिंग में मैं इसहाक डार थे और मरियम नवाज थी। नहीं, उसके बाद यहाँ लाहौर में जो उन्होंने मीटिंग की थी उसमें तो सब लोग थे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत सारी मीटिंग्स वो मरी में करते थे। इशू ये नहीं है, इशू मेरे नज़दीक ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अगली सियासत जो है, मुस्तकबिल की सियासत, उसका फैसला भी इन 2 महीनों में ही होना है।
समीना, इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ इस मुल्क का फैसला होगा और साथ उनकी सियासत का भी फैसला होगा। सबका फैसला साथ आप ये क्या समझती हैं कि अगर ये हुकूमत 2 माह में ख़त्म हो जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून सियासत से या शरीफ फैमिली सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर देगी? ऐसा नहीं होगा। लेकिन मामला ये है कि जो अभी पंजोता साहब के साथ हम जब बात कर रहे थे उस वक्त भी बात हो रही थी, असल इशू ये है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। मुआशी बहरान जो है वो पहले से मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है और बिजली की कीमतें देखें। आज अवैस लगारी साहब भी फरमा रहे थे कि जी वो लोग तो अपनी जमा पूंजी जो है वो बिजली के बिलों पे खर्च कर रहे हैं। भाई लोग अपनी चीज़ें बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं। अब कितनी देर तक लोग ये बिल दे सकेंगे? और ये मामला जो है हुकूमत के लिए सबसे परेशान कुन ये मामला है और महंगाई जो है। और अब आप ये देखें, एक तरफ हुकूमत बचत के लिए जो प्रोग्राम कर रही है उनमें यूटिलिटी स्टोर अब ख़त्म होने का फ़ैसला कहते हैं जी वो ख़त्म किए जा रहे हैं। अब उसके जो दादोशुमार सामने आए हैं वो कहते हैं जी 28 मिलियन जो ख़ानदान है उनका कुछ 14 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो बराह रास्त उससे मुतासिर होंगे, फिर उसके हज़ारों मुलाजमीन हैं। ये सारी चीज़ें हम मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले अगर हुकूमत करेगी तो डेफिनेटली ये सब लोग तो उनके ख़िलाफ़ ही होंगे। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये 2 महीने मुल्क की सियासत को बिल्कुल तब्दील करके रख देंगे। खान साहब सिर्फ इस सब में जो पीपल्स पार्टी है उसका क्या किरदार होगा? अभी तो हम देख रहे थे कि कुछ दिनों पहले तक तो कुछ तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी की जा रही थी मुख्तलिफ फैसलों पर, लेकिन फिर एक मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो के साथ शहबाज शरीफ साहब की, और फिर ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर उन्होंने एक दूसरे को फिर से सपोर्ट करने का ही फैसला किया, इत्तफाक ही किया। ऐसा ही है देखने में या अंदर अभी भी कुछ बेचैनी है? नहीं समीना, कोई बेचैनी नहीं है। सब अपनी अपनी नौकरी करेंगे और इसी तरह पे करेंगे। अच्छा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि ये पीपल्स पार्टी जो है कंपनी की मशहूरी के लिए काम करते हैं। कंपनी की मशहूरी ये है कि हम ये शोर मचाते रहें कि जी ये क्यों है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसमें भी ये बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी देखें पंजाब ने किया है, वफाक ने तो जो किया सब के लिए, पंजाब ने किया आप अपने सूबे के लिए खुद करते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। हाँ हमारा जो तावन चाहिए हम हाजिर हैं। अब खाली तावन से काम नहीं ना होता। अब सिंध हुकूमत जो है वो भी अगर करना चाहती है तो अपने बजट को कट लगा के आवाम को रिलीफ दे दे, उसे किसने मना? लेकिन ये भी तो खबरें पिछले दिनों आ रही थी कि पीपल्स पार्टी फिर से किसी तरह इस कोशिश में है कि अगर कोई इन हाउस चेंज भी होता है तो वो इस चीज़ को वेलकम करें। ये अलग बात है कि पीटीआई ने ना पहले इस चीज़ की तरफ कोई पॉजिटिविटी दिखाई, ना इस वक्त उनका ये कोई इरादा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई गवर्नमेंट बनाए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं पीटीआई के साथ मिलकर जो है वो आगे चला जाए। अच्छा समीना, आपसे एक अर्ज करूँ, पीटीआई की जो इस वक्त सूरत हाल है, पीटीआई पूरे पार्लिमान को भी साथ मिला ले तो हुकूमत नहीं बना सकती, क्योंकि जिन्होंने हुकूमत बनने देनी है या बनवानी है उनकी नज़र में अभी पीटीआई हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल भी मौजू जमात नहीं है। लिहाजा इस बात को तो भी खैबर पख्तूनख्वा में भी तो बनी हुई है ना। खैबर पख्तूनख्वा की और बात है, मैं वफाक की आपको बात बता रहा हूँ। इस वक्त तक वफाक में, अभी आज तक वफाक में उनके लिए बिल्कुल भी कबूलियत नहीं है। अब मामला ये है कि इस सारे मामले में लेकिन आपको लगता है पीपल्स पार्टी बगैर किसी इशारे के एवं ही अपनी मर्जी से जाके उनके साथ मुलाकातें पहले भी करके आई जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, और उसके बाद अभी भी अगर कोई उनके ऐसे तजावीज़ हैं या आइडियाज़ हैं तो बेसिकली पीपल्स पार्टी अपने ओन पर इस तरह की चीज़ें क्यों सोचेगी या करेगी? इसका कोई आपको इम्कान लगता है कि वो बगैर किसी इशारे के जाके पीटीआई के साथ एंगेजमेंट कर ले? कोई ऐसी चीज़ें बगैर इशारे के ही करेगी, इसलिए करेगी कि पीपल्स पार्टी इन तमाम जमातों से ज़्यादा आग सियासी पार्टी है। और आसफ अली जरदारी साहब जो वो कहते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी, तो वो आपको पता है सियासी दाव पेच को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अगर इस तरह की वो बात नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? ये अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और ये करने के लिए कि भाई देख लें हमारे पास ये भी रास्ता है, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी, और जोड़ तोड़ के तो बादशाह हैं वो। लिहाजा वो अपनी अहमियत को मज़ीद बढ़ाने के लिए आज खुद भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन पंजाब में तो फिर भी उनके शिकवे बरकरार हैं, क्योंकि जो स्पेस वो चाह रहे थे वो मियाँ साहब या मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें दी नहीं है वहाँ। हाँ जी, अच्छा वैसे आपस की बात है, दे भी क्यों?
उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा ही देना है ना। अब अगर पंजाब में उनकी सीटें ही इतनी नहीं है और वो कि हमें 5 वजारतें दे दो, तो वो कहते हैं जी हम क्यों दें। तो लिहाजा ये जो मामला है पंजाब वाला, पंजाब और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जी पंजाब जो है वो तो हमारा ही होम ग्राउंड है। अगर हमने पंजाब भी अपना इसमें उन्हें भी शामिल कर लिया तो फिर जो बची कुछ इज्जत है या यहाँ भी हमारा जो स्पेस इनकी यहाँ पर है, तो वो पहले ही कुछ स्पेस पीटीआई के पास है, फिर पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगी, तो पीएमएलएन की स्पेस तो और कम हो और समीना देखें मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो हैं ऑफ द रिकॉर्ड ये गुफ्तगू करते हैं, जब हमें भी मिलते हैं तो ये गुफ्तगू करते हैं कि ऑन ग्राउंड वहाँ अब हलकों में जाके उनके लिए वो सूरत हाल नहीं है कि जैसे पहले थी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल है। अब अगले जब भी इलेक्शन हो तो क्या पीटीआई की मौजूदगी में इमरान खान की मकबूलियत के होते हुए क्या वो अपने इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो एक वैसे भी 8 फरवरी के इलेक्शन काफी आई ओपनिंग थे उनके लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन इस पर, और ब्रेक से वापस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, और कुछ बात करेंगे अफसोसनाक वाक़े की जो कच्चे के इलाके में पेश आया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, 1 दर्जन के करीब पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। डाकुओं ने ये हमला किया अचानक से और उसके बाद बड़ा जानी नुकसान हुआ है, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दिया गया है। IG पंजाब ने भी कहा है कि बदला लिया जाएगा और काफ़ी हुकूमत जो है मुतहरिक हो चुकी है, जबकि सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी गई है इन डाकुओं की। लेकिन सवाल ये है कि ये कोई एक नया वाक़या नहीं है। हम मुस्तकिल देख रहे हैं कि कच्चे के इलाके में डाकू जो हैं वो अपना गढ़ बहुत मजबूत कर चुके हैं और बार बार ऑपरेशंस के बावजूद इनका जड़ से सफाया नहीं हो पाता। ये दोबारा से ताकत हासिल कर लेते हैं इस इलाके में, और आज ये सूरत हाल है कि भारी हथियारों से इन्होंने ये हमला करके इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार शहीद किए। इमरान साहब, आखिर इसको जड़ से क्यों ख़त्म नहीं किया जा सकता? मुतादिद ऑपरेशन हुए लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। समीना, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि मुझे तो खुद वहाँ जाके भी बतौर रिपोर्टर भी कवर करने का इत्तेफाक हुआ और वैसे भी देखने का इत्तेफाक हुआ है। कच्चे का इलाका जो है वो इस तरह से है कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, तीनों सूबे जो हैं उनकी सरहदें हैं। पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि पंजाब का कुछ इलाका ऐसा है कि जो है तो पंजाब में, लेकिन उसमें ज़मीनी राब्ता पंजाब से नहीं है। आपको सिंध से होके फिर उसमें दाखिल होना पड़ता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन इस तरह की तो हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात बिल्कुल ठीक है जो अभी आपने कही कि वहाँ पे पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन किया, सिंध पुलिस ने ऑपरेशन किया, फिर पंजाब और सिंध पुलिस ने मिल के ऑपरेशन किया, फिर रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, पता नहीं वहाँ पे कितने ऑपरेशन हुए, लेकिन आज तक इस तरह से नहीं हो सका कि वहाँ के पूरी तरह से कलाकमा किया जा सके। वहाँ पे जो डाकू हैं वो दिन दिखारे जो कम, और आपने देखा कि वो जो वीडियो 12 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत से कुछ देर पहले की वीडियो जो आई है सामने, उसमें वो बेचारे यही बात कर रहे हैं कि जी यहाँ तो दिन के वक्त कोई नहीं आता, जहाँ हम आधी रात को खड़े हैं तो लगता है आज हम शहीद हो जाएंगे। यानी वो खुद भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनकी गाड़ी फंसी हुई थी उसमें कीचड़ से में, और वो वहाँ पर उसके साथ फंसे हुए थे। कच्चा तो उसे कहा इसीलिए जाता है ना समीना, कि वो सारा पानी दलदल और कीचड़ वाला इलाका होता है, इसीलिए तो उसे कच्चे का इलाका कहा जाता है। लेकिन अभी क्या ऐसे ही रहेगा? ये कच्चा कब पक्का होगा? अब सवाल ये है कि अगर सारे सूबों की सरहदें हैं तो सारे सूबों की फोर्सेस भी तो हैं। आप उस इलाके को क्यों नहीं अभी तक डेवलप कर सके? क्यों नहीं उसका एक मैकेनिज्म बनाया जा सका कि कहाँ पर किस हद तक कौन सी सूबे की पुलिस ऑपरेशनल होगी, और फिर उसके बाद वहाँ पर क्यों अभी तक जो नॉर्मल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्यों वहाँ पर नहीं दिया जा सका? कितने साल हो चुके? अच्छा समीना, देखें मुझे ये उसको मुस्तकिल ऐसी जगह बनाया हुआ है कि वहाँ पर डाकू आसानी के साथ जो है ना वो अपनी आमाजगाह बनाकर बैठे। समीना, असल चीज़ ये है कि देखिए वहाँ पे तो वो इलाका, एक तो ये कि बहुत वसी इलाका है, दूसरी बात ये कि वो जो ज़मीन है उसमें से बहुत सारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, और वहाँ पे बहुत सारे माफियाज भी हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं जो वहाँ पे उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, और फिर बहुत सारे सियासी लोगों पे भी माजी में भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं।
लेकिन इशू ये है इस वक्त के, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह से APS के बाद आपको याद है कि एक ऑपरेशन हुआ था और हो गया था, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद कल रात होने वाला जो ये सानेहा है, इसके बाद ही कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, क्योंकि आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है और जिस तरह से उन्होंने वहाँ ऑपरेशन का ऐलान किया है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यही वज़ीर दाखिला ना उस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, जब हमने देखा था कि कच्चे के इलाके में इन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन का उस वक्त भी ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का केस चल रहा था और वहाँ ये बताया गया था कि इस बुनियाद के ऊपर पंजाब और KPK में इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि पंजाब पुलिस बड़े पैमाने पर मसरूफ़ है कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने के लिए। उस वक्त ये कहा गया था और उसके बाद हमें बताया भी गया था कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त सिर्फ ये पंजाब के थे। अब देखें, ये वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, ये तो कोऑर्डिनेशन बेहतर करा सकते हैं सूबों में, ये अपने उसी एक्सपीरियंस की बिना पे। उस वक्त भी कच्चे में काम हुआ था, मुकम्मल सफाया नहीं हुआ लेकिन काम हुआ था, काफ़ी काम हुआ था, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए थे। लेकिन अब ये हो सकता है कि ये रेंजर्स को साथ ले गए, सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, बलोचिस्तान के लोग हों, फोर्सेस हों, और फिर उसकी मदद से ये सारा एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और एक दफ़ा उस इलाके को पूरा क्लियर किया जाए, ताकि आइंदा कोई भी मुजरिम, कोई भी बात आपकी ठीक है इमरान साहब, हल भी आपने अच्छा तजवीज़ किया, लेकिन ये सब तब होगा जब विल होगी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अक्सर ही जो ऐसे हमारे देरपा मसाइल हैं जो कभी हल नहीं हो रहे होते, उसकी वजह कहीं ना कहीं जाके डांडे ऐसे ही मिलते हैं कि वो कोई पुश्त पनाही हासिल है, कोई उसमें माफिया इन्वॉल्व होता है, कोई असर रसूख उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमेशा इन लोगों को कहीं ना कहीं पनाह मिलती है और उसके बाद ये लोग फिर फ्लरिश कर जाते हैं। लेकिन आखिर में हर मसले का हमें यही हल, जो प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो यही मिल रहा होता है। विल नहीं होती इसी वजह से, क्योंकि पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मफादात होते हैं, और इसी वजह से हम देखते हैं कि पहले ये लोग आम शहरियों को वहाँ पर ले जाकर उन्हें अगवा करते हैं, रखते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, तावान मांगते हैं और उसके बाद कई को तो कत्ल भी कर देते हैं। और अब ये सूरत हाल है कि आपके अपने पुलिस एहलकार भी, लेकिन समझना पुलिस का एक जो है ना, पुलिसिंग का एक असूल है कि जब बात पुलिस पे आती है, फोर्स पे आती है, फिर वो किसी को माफ़ी नहीं देती। चलिए जी, बहरहाल हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो इदा के ख़ानदानों के साथ हैं और यकीनन ये तकलीफ़ देह बात है, हमारा भी दिल दुखी है इस मामले के ऊपर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस सहाने से ही सही, लेकिन कम अज़ कम अब एक सीरियस और ग्रैंड ऑपरेशन इस तरह का हो कि इस इलाके को क्लियर किया जा सके ताकि ये महफूज जगह बन सके। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।